तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि ऑडियो और वीडियो क्या दोनों करेक्ट हैं? नमस्कार जी, नमस्कार, प्रणाम। ठीक है, डन, बहुत अच्छे। तो आज हम करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा टॉपिक है यार जिससे लगभग हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये एग्जामिनर का वन ऑफ दी फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, पहले हम 5-6 मिनट 10 मिनट आपको टाइम दे रहा हूं। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। भाई पिछली किसी क्लास में कोई डाउट को समझ ना आया हो, कोई बात सर के पार चली गई हो, तो हम उससे पूछ सकते हो कि सर ये डाउट है। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? सर कमेंट पब्लिक कीजिए। क्यों? कोई रीजन है उसके पीछे? सर ऐसा लग रहा है कि आप बैंक में ही खड़े हो। हैं? हाँ यार, अच्छी फोटो है वाली। आपकी पहली क्लास है, ओके, तो बाकी क्लास जरूर अटेंड कर लीजिएगा। विदेशी बैंक, अच्छा विदेशी बैंक सिखाए थे। कोई डाउट नहीं किसी को? इतना अच्छा पढ़ाता हूं मैं, क्या बात है? चलिए, भाई ने पूछा कि विदेशी बैंक क्या होते हैं। भाई पूछ रहा हमारा कि सर विदेशी बैंक समझा दीजिए कि विदेशी बैंक क्या होता है। ठीक है भैया, और कोई डाउट किसी को? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। सर पेटीएम पेमेंट बैंक में नहीं आता। पेटीएम, देखो पेटीएम क्या होता है ना, पेटीएम में दो चीजें हैं। छोटी बहन का फोन आ रहा है, उठाना पड़ेगा। ठीक है, जरा मैं उठा लो एक बारी, क्या कहना चाह रही है मैडम जी हमें। चलिए ठीक है, चलो चलो। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं, और देखो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ना डिपेंड करती है कि सेविंग अकाउंट के अंदर ही मिल जाती कभी कभी, लेकिन मेजरली आपकी करंट अकाउंट के अंदर ही मिलती है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, चलो इसकी बात कर लेते पहले। विदेशी बैंक क्या होता है? ठीक है, मानो कोई बैंक है, मानो कोई बैंक है जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में है, जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में। जैसे एक बैंक है सिटी बैंक, एक बैंक है सिटी बैंक। सिटी बैंक एक यूएसए का बैंक है। अब सिटी बैंक की एक ब्रांच न्यू दिल्ली में खुली, सिटी बैंक की एक ब्रांच न्यू दिल्ली में खुली, तो इंडियंस के लिए यह बैंक एक विदेशी बैंक है। जैसे एक एचएसबीसी बैंक है, एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, एक आरबीएस बैंक था, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड बैंक था, ये हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है। तो ये सारे बैंक, जैसे आपका ये बैंक स्कॉटलैंड का है, ये बैंक आपके चाइना बैंक है, बेसिकली चाइनीज बेस्ड बैंक है। तो जो बैंक है बाहर की कंट्री के हैं, उनकी ब्रांच इंडिया में है, तो वो होते हैं विदेशी बैंक। ठीक है, वो होते हैं विदेशी बैंक। सर प्रथम बैंक अगर 1975 में बना तो उसका एक्ट कैसे हुआ? देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ना एक्ट से पहले एक ऑर्डिनेंस पेश करते हैं। एक्ट से पहले एक ऑर्डिनेंस या एक अध्यादेश पास हो जाता है। ठीक है, जिस ऑर्डिनेंस के तहत हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर देते हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका एक्ट
बनाते हैं। जैसे आरआरबी के अंदर क्या हुआ कि आरआरबी की स्थापना 1975 में तो हो गई, लेकिन उसको जो कानूनी दर्जा है, जो उसका एक्ट बनाया गया, वो 1976 के अंदर बनाया गया। उसका कानून 1976 के अंदर बनाया गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। चले, चलो डन। अब बात करेंगे हम इसके आगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई। आरबीआई भारत का एक सेंट्रल बैंक है। आरबीआई भारत का एक सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक। तो पहली बात तो ये सुन लो कि आरबीआई का नाम तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या सेंट्रल बैंक है, लेकिन आरबीआई एक नॉर्मल बैंक नहीं है। आरबीआई एक नॉर्मल बैंक नहीं है। आरबीआई बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या फिर ऐसे बोलो ये एक वित्तीय संस्थान है। ये एक वित्तीय संस्थान है। ठीक है, बात समझ आ गई। आरबीआई में आप और मैं, हम लोग अकाउंट नहीं खोल सकते। जैसे आप और मैं हैं, अगर मुझे लोन चाहिए हो, अगर मुझे लोन चाहिए तो मैं कहां जाऊंगा? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडस इंड बैंक, बहुत सारे बैंक हैं। लेकिन अगर बैंक्स को लोन चाहिए तो बैंक्स कहां जाएंगे? तो बैंक जाएंगे आरबीआई के पास। बैंक्स जाएंगे आरबीआई के पास। ठीक है, तो अगर हम पर्टिकुलरली आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1935 में इसकी स्थापना या इसकी इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। ठीक, अंडर आरबीआई एक्ट 1934। अब इसका एक्ट पहले बनाया गया और इसकी स्थापना बाद में करी गई। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है आरबीआई के हेडक्वार्टर का, कि आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है। जब 1935 में आरबीआई को बनाया गया तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। कलकत्ता, कोलकाता, जो मर्जी बोल लो। यानी कि आरबीआई का जो ओरिजिनल हेडक्वार्टर है, आरबीआई का जो ओरिजिनल हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता है। लेकिन सिर्फ 1937 में, 2 साल बाद, उसको बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया, जिसको प्यार से अभी मुंबई बोला जाता है। जिसको प्यार से अभी मुंबई बोला जाता है। करेक्ट, बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई ओरिजिनल हेडक्वार्टर क्या आरबीआई का, तो क्या बोलोगे? सर कलकत्ता है, प्रेजेंट में मुंबई है। ठीक है, सिंपल। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई आरबीआई कोई इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। एक कमेटी का निर्माण किया गया था 1926 में। उस कमीशन का या उस कमेटी का नाम क्या है? किसी को पता है इसका नाम? वेरी गुड। उसे कहते हैं हिल्टन यंग कमीशन। उसे कहते हैं हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन बेसिकली इसका शॉर्ट नेम है। इसका रियल नाम है रॉयल कमीशन। इसका रियल नाम है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ये इसका ओरिजिनल नाम है। ये इसका ओरिजिनल नाम है। ठीक है,
ये आपके 3 पॉइंट आरबीआई को लेकर हो जाते हैं यहां पे। डन। इसके बाद जब हम और आगे बढ़ने की बात करेंगे, इसको और समझने का ट्राई करेंगे, अब आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर का नाम पूछते हैं कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, यह पूछते हैं। बताइए कि आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम बताइए। पता किसी को? वेरी गुड। आरबीआई के पहले गवर्नर का नाम था ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर का नाम था। फिर एग्जाम में आता है आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर का नाम। आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर का नाम एग्जाम में आता है। फिर ये क्या होगा? ये है सी डी देशमुख। ये है सी डी देशमुख। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि आजादी से पहले ये भाई साहब थे, आजादी के बाद ये भाई साहब बना दिए गए। ऐसा कुछ नहीं है। इनको 1943 में ही आजादी से पहले गवर्नर बना दिया गया था। ठीक है। अब आरबीआई का प्रेजेंट गवर्नर कौन है? आरबीआई का प्रेजेंट गवर्नर कौन है? डॉक्टर शक्तिकांत दास। डॉक्टर शक्तिकांत दास इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई आरबीआई का जो गवर्नर है उसे किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? तो आरबीआई के गवर्नर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि भारत सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 इयर्स टर्म है आरबीआई के गवर्नर की। 3 इयर्स की टर्म है आरबीआई के गवर्नर की। और आरबीआई के गवर्नर को भारत सरकार के द्वारा क्या किया था? अपॉइंट किया जाता है। राइट। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में सारे आएंगे। डन ब्रो? चलिए, वेरी गुड। अब क्या होता है, आपने नाम सुना होगा। चलो आज मैं क्वेश्चन पूछता हूं। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आप में से किसी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक निकाय का मीनिंग क्या होता है? कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा। लिखने किसने वो लिखना? आपको किसने कहा लिखने के लिए? लिखना है ही नहीं। आपको जो पीडीएफ मिलेगी आपको सारा का सारा लिखा हुआ मिलेगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। जो लिखना होगा मैं आपको अपने आप बोल दूंगा। लिखने में नहीं, समझने में टाइम लगाइए। कैसे? लिखने में नहीं बेटा, समझने में टाइम लगाइए। बताइए, किसी को आइडिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होता है या नहीं आइडिया? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिसका भारत के संविधान में या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अपना एक आर्टिकल हो, जैसे फाइनेंस कमीशन, ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जैसे फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ठीक है।
अब यहां पर कुछ लिखा है आरबीआई के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पहले इसे पढ़ने का ट्राई करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। यह कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। क्या है? भारत का सेंट्रल बैंक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। भारत में बैंकिंग सिस्टम को, भारत में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम आरबीआई का है। ठीक है। भारत की करेंसी को मैनेज करना, भारत में मनी सप्लाई को मैनेज करना, भारत में इंटरेस्ट रेट को रिस्पॉन्सिबल कौन है मैनेज करने के लिए? वन एंड ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। ठीक है। आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत एस्टैब्लिश किया गया। तो क्या आरबीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा? क्या आरबीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बोलो यस और नो। क्या आरबीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बोलिए मेरे दोस्त, यस और नो, क्या बोलना चाहेंगे आप? यस यस यस, मुबारक हो, आप सब गलत है। और देखो आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है कि आरबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, लिखा है सामने, तभी आप बोल रहे हो कि नहीं, तब आप बोल रहे हो नहीं। तो आरबीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो आरबीआई क्या है? आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आरबीआई एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। यह एक वैधानिक निकाय है, यानी कि जो एक विधि के द्वारा बनाया गया है, लेकिन उसका अपना कोई आर्टिकल नहीं है। तो आइए जरा समझेंगे, अब समझेंगे कि स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, यह समझने का ट्राई करेंगे आप। बहुत सिंपल पॉइंट है, लेकिन बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। स्टेटमेंट है कि आरबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, आरबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई वैधानिक निकाय है, वैधानिक, आरबीआई वैधानिक निकाय है। क्या है? वैधानिक निकाय है। ठीक है। क्या होता है स्टैट्यूटरी बॉडी? तो हम समझने वाले हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? अगर किसी एक्ट के द्वारा, अगर किसी एक्ट के द्वारा कोई बॉडी का या किसी संस्था का निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया हो, उसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। ठीक है। इसका अपना कोई आर्टिकल या इसका अपना कोई अनुच्छेद नहीं होता, इसका अपना कोई आर्टिकल नहीं होता। सो अनलाइक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी does not have its own article in the constitution. As Reserve Bank of India is created by RBI Act 1934, thus RBI is known as a statutory body. बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? Another example is NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। वो भी एक एक्ट के द्वारा बनाई गई है, वो भी एक एक्ट के द्वारा बनाई गई है। ठीक है। तो वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। बात समझ आ गई? बोलिए। ऐसी बहुत सारी होंगी, अब जाके खुद एग्जांपल चेक करना। समझ आ गया स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? गुड। तो आई एम श्योर कि आपको स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है और साथ साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है। एक बच्चा कह रहा था कि अभी सर आप तो पॉलिटी की तरफ मुड़ गए। तो तुम्हारा भाई इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब पढ़ा लेता है। हिस्ट्री पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, स्पेशली एंशिएंट और मेडाइवल में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता। मॉडर्न पढ़ाने का तो बड़ा इंटरेस्ट आता है, मॉडर्न पढ़ाने में। लेकिन हाँ, जो मजा मुझे ज्योग्राफी, इको पढ़ाने में आता है वो कहीं नहीं आता, मजा आ जाता पढ़ा के। ठीक है भैया, चलिए डन। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा आरबीआई के फंक्शंस। यहां पर मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है, ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता। सर आपको बायोलॉजी आती है? नहीं भाई, मेरे को साइंस घुसती नहीं मेरे अंदर। साइंस मतलब ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आती मेरे को साइंस, लेकिन साइंस मैंने कभी भी उतने इंटरेस्ट से पढ़ी नहीं। मुझे हमेशा इकोनॉमिक्स समझ में आती है, ज्योग्राफी समझ में आती है ना। सर आपको यूपीएस, मैंने दिया यूपीएससी, मैंने मेंस लिखा है 2 बार, मेंस नहीं हुआ, देन आई चूज दिस फील्ड कि मैं पढ़ाने में जाऊंगा। उसके बाद सही पैसे कमा रहा हूं, लाइफ मजे में चल रही है, तो चलने दो, है ना। जैसे मुझे याद है कि जब रिजर्वेशन में ईडब्ल्यूएस ऐड हुआ था, जब रिजर्वेशन में ईडब्ल्यूएस ऐड हुआ था कि भाई 10% ईडब्ल्यूएस को देंगे, मैंने उसी साल तैयारी करनी छोड़ दी थी। मैंने कहा अब तैयारी नहीं करूंगा, क्योंकि 60% अगर रिजर्वेशन है तो नहीं हो पाएगा, तो छोड़ दो। तो मैंने छोड़ दी थी। और मैं थोड़ा सा ना बिजनेस फैमिली से भी हूं, तो हम लोग हर चीज को बड़ा तोल मोल के करते हैं कि क्या इसमें अब इतनी मेहनत करने का फायदा है, कितने एफर्ट कर लिए हैं, क्या एफर्ट और करने हैं, खत्म। फिर जब मुझे लगा कि नहीं यार अब नहीं करना, अब काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, तो फिर मैं पढ़ाने में कूद गया। ठीक है भैया, चलो डन, आ जाओ, छोड़ देते हैं हम। अब आता है फंक्शंस की बात। आरबीआई के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? तो आरबीआई का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? करेंसी प्रिंट करना। सबसे पहला फंक्शन आरबीआई का करेंसी प्रिंट करना, यह सबसे पहला फंक्शन है आरबीआई में। मतलब भारत में जो भी करेंसी प्रिंट हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, चाहे वो सिक्के हों, चाहे वो नोट हों, वो सारे के सारे आरबीआई के द्वारा करे जाते हैं, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, 1 रुपी नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा करा जाता है। ठीक है, हाँ जी। सेकंड, भारत में जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है, भारत में जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है, उस बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करने का काम, उस बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का काम, उस बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम किसका है? सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। ठीक है। तीसरी चीज, भारत में मनी सप्लाई, भारत में मनी सप्लाई या भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम, भारत में मनी सप्लाई या भारत में इन्फ्लेशन को क्या करने का काम? कंट्रोल करने का काम किसका है? सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का है। सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का है। ठीक है, हाँ जी। चौथा फंक्शन, आरबीआई इज अ गवर्नमेंट्स, आरबीआई इज अ बैंक ऑफ गवर्नमेंट या बैंकर टू गवर्नमेंट। यानी कि भारत की जो सरकार है, सरकार का बैंक होता है। क्या होता है? सरकार का बैंक होता है। सरकार की जो भी बैंक से रिलेटेड काम है, सारे काम वो आरबीआई करता है, सारे काम वो आरबीआई करता है। ठीक है। पांचवी चीज, बैंकर टू दी बैंक्स, बैंकर टू दी बैंक्स। एक होता है यारों का यार,
आरबीआई है बैंकों का बैंक, एक होता है यारों का यार, आरबीआई है बैंकों का बैंक। समझ गए क्या चल रहा है? 6 पॉइंट, भारत में जो विदेशी मुद्रा है, भारत में जो विदेशी मुद्रा है या भारत में जो फॉरेन करेंसी है, भारत में जो फॉरेन करेंसी है, उस फॉरेन करेंसी को मैनेज करने का काम, उस फॉरेन करेंसी को रेगुलेट करने का काम किसका है? अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। ठीक है, अभी इनको एक एक करके हम समझेंगे भी सही, अभी समझेंगे इनको एक एक करके। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना है मुझे, जैसे अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाए जो आपसे संभल नहीं रहा, अगर आप ऐसा कुछ हो जाए जो आपसे संभल नहीं रहा कि भाई अब हाथ से निकल चुका है, ये ऐसी कोई गलती हो गई है जो आप सुधार नहीं पा रहे हो, तो आप कहां जाओगे? बताओ, किसके पास जाओगे आप? इसका आंसर दो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ जी, अगर आपकी लाइफ में, देखो मैं आपको आज एक बात क्लियर कर देता हूं, होते हैं सबके दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, मेरे भी हैं कुछ दोस्त भाई के जैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन जिंदगी में आपका अगर कोई रियलिटी में अपना है तो वो आपके पेरेंट्स ही हैं, जो आपकी तरक्की से कभी जेलस नहीं होंगे और आपके बुरे समय में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो कौन होते हैं? वो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। तो अगर कभी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाए तो कहां जाना है? सिर्फ पापा और मम्मी के पास जाना है और कहीं नहीं जाना। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपने को बड़ा कांड कर दिया हो और वो आपको एक आध चांटा लगा दे, हो सकता है कि बेल्टों से सूत भी दे, ये भी हो सकता है कि पापा बेल्टों से सूत दे कि आजा बेटा आज पता लगेगा, लेकिन उस प्रॉब्लम के सामने आकर खड़े हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे। बात समझ रही आप? आपको उठाकर पीछे कर देंगे और आपके सामने खड़े हो जाएंगे आके। तो अब प्रॉब्लम और आपके बीच में आपके पेरेंट्स खड़े हैं। बात समझ आ गई? यस। इसी तरीके से आरबीआई भी सभी बैंकों का पापा है। कह रहे कि मेरे पापा तो बॉक्सर से मारते हैं, तो तेरे काम होंगे बेटा ऐसे। चलो, क्या बोला आपको मैंने? ऐसे ही आरबीआई भी पापा, बैंकों का पापा है। आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई का फंक्शन है बड़ा फेमस, एक 7th नंबर लिख रहा हूं, लिखूंगा पीले से कि समझ दिख जाए सब में अलग। 7th फंक्शन है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। क्या है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। क्या बोलता है ये? कि भाई आखिरी समय का साथी। क्या है? कि आखिरी समय का साथी। आरबीआई आरबीआई अपने सभी बैंक्स को बोलता है कि भाई अगर तुम्हारी जिंदगी में, है ना, अगर तुम्हारी जिंदगी में बैंक्स की लाइफ में अगर ऐसा कोई समय आ जाए, है ना, कह रहा सर आपकी सर पड़ी है पापा से मार कभी? और मैं तो बहुत पिटा हूं, बचपन में मैं और मेरा भाई बहुत पिटे हैं। अब एक बार मुझे याद है, मेरा 9th का एग्जाम था, नेक्स्ट डे एग्जाम है और मैं क्रिकेट खेलने चला गया हूं। क्रिकेट खेल के घर तो मैं आ गया, उसके बाद जो पापा ने सूता है मुझे, ओए होए होए, मजेदार, मजा ही आ गया। इतना मारा था कि उसके बाद बेचारे खुद ही नहीं मार पाए, इतना उनको खुद डर लग गया कि मैंने अपने बच्चों को इतना कैसे मार दिया, खुद बेचारे खुद ही नहीं मार पाए मेरे को। ठीक है, तो क्या बोलता है आरबीआई कि भाई अगर ऐसा कोई समय आता है जब तुम्हारा बैंक डूबने के कगार पे है, जब तुम्हारा बैंक डूबने के कगार पे है, अगर ऐसा कभी समय आता है तो आरबीआई कहता है कि आप
मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बचा लूंगा। कुछ शर्तें लगाऊंगा, कुछ शर्तें होंगी कि जैसे आप कोई नई ब्रांच नहीं खोल सकते, आप कोई नया लोन नहीं दे सकते, तो ये सारे काम आरबीआई करता है। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। सर पाकिस्तान में महंगाई है, मतलब वहां मनी इन्फ्लेशन है। नहीं नहीं नहीं, देखो दो चीजें होती हैं। इन्फ्लेशन से महंगाई होती है, मतलब इन्फ्लेशन महंगाई है, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी खराब होती है ना कि उनकी वजह से अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती है। वो रीजन है पाकिस्तान में। अब करेंगे एक एक करके बात, ठीक है। आरबीआई में अगर भारत में नोट छापने की शक्ति किसी के पास है तो वो सिर्फ आरबीआई के पास है, ठीक है। हमारा बैंकिंग सिस्टम, यानी कि हमारे भारत की जो बैंकिंग प्रणाली है, हमारे भारत की अगर जो बैंकिंग प्रणाली है, हमारे भारत की बैंकिंग प्रणाली को संभालने का काम, या बैंकिंग प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने का काम, या बैंकिंग प्रणाली के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम किसका है? भारत के केंद्रीय बैंक का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, ठीक है। मनी सप्लाई क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई? बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि मनी सप्लाई क्या होती है। आपकी जेब में कितना पैसा है, यह मनी सप्लाई है। मार्केट में, भारत की अर्थव्यवस्था में कितना पैसा अवेलेबल है, यह मनी सप्लाई है। भारत के बैंकों में कितना पैसा पड़ा है, वो मनी सप्लाई है। अगर बाजार में पैसा ज्यादा है तो मनी सप्लाई ज्यादा है, अगर बाजार में पैसा कम है तो मनी सप्लाई कम है। और मनी सप्लाई को कम और ज्यादा करने का काम किसका होता है? आरबीआई का होता है। आरबीआई बेसिकली एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। आरबीआई बेसिकली एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है जिसको मौद्रिक नीति कहा जाता है, जिसको मौद्रिक नीति कहा जाता है। इस मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई भारत में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करती है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करती है। कौन बनाता है? ये आरबीआई बनाता है। ये हमारी क्लास का नेक्स्ट चैप्टर भी है, ये हमारी क्लास का नेक्स्ट चैप्टर भी है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत सिंपल तरीके समझ आएगा कि मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन आपस में कैसे कनेक्टेड है और आरबीआई मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है। अभी आपने क्या ध्यान रखना है कि भारत में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना और महंगाई की दर को कंट्रोल करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, ठीक है। डन। बैंकर टू दी गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का बैंक। जैसे मैं हूं, मुझे लोन चाहिए तो मैं कहां जाऊंगा? मेरा आईसीआईसीआई में और मेरा एक्सिस में अकाउंट है, आईसीआईसीआई में और एचडीएफसी में अकाउंट है, तो मैं जाऊंगा एचडीएफसी के पास, मैं जाऊंगा एचडीएफसी के पास कि भैया ऐसा है, कि भैया ऐसा है, मेरे को लोन चाहिए। लेकिन अगर किसी बैंक को लोन चाहिए तो बैंक कहां जाएगा? अगर किसी बैंक को लोन चाहिए तो बैंक कहां जाएगा? बैंक जाएगा आरबीआई के पास, बैंक जाएगा आरबीआई के पास। बैंक्स के पास अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं तो वो एक्स्ट्रा पैसे आरबीआई के पास जमा भी करवा सकता है, तो एक्स्ट्रा पैसे आरबीआई के पास जमा भी करा सकता है। बैंकर सेकंड पॉइंट हो गया ना, तो मतलब सरकार अगर बैंकों को भी बैंक वाला काम कराना है तो आरबीआई के पास जाएंगे, अगर सरकार को भी बैंक की जरूरत है तो वो भी आरबीआई के पास जाएगा। जैसे मानो कि कोई इंटरनेशनल समिट हो रही है या कोई इंटरनेशनल मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में सरकार को किसी बैंक ने रिप्रेजेंट करना है, तो सरकार की तरफ से आरबीआई सरकार को रिप्रेजेंट करने जाएगा, ऐसा भी होता है। विदेशी मुद्रा, भारत में जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, भारत में विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, फॉरेन करेंसी, आपको फॉरेन करेंसी इजीली मिल जाती है, आपको फॉरेन करेंसी कुछ कुछ दुकानों से ही मिल जाएगी, लेकिन उस फॉरेन करेंसी को मैनेज करने का काम, रेगुलेट करने का काम, या फिर फॉरेन करेंसी को रूल्स रेगुलेशंस बनाने का काम किसका है? आरबीआई का।
सर तो इंडिया में महंगाई क्यों है, फिर इन्फ्लेशन। इंडिया में जो महंगाई का आलम है वो बड़ा मिक्स आलम है। इंडिया में महंगाई का आलम बहुत मिक्स है। इंडिया बड़ी कमाल की चीज पता क्या है, कि अगर आपके पास पैसा है तो आप जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकते हो, लेकिन अगर आप पैसा खर्च करना नहीं चाहते तो आपको कम पैसे के अंदर भी सब चीजें मिल जाएंगी। जैसे मानो कि मुझे एक जीन्स खरीदनी है, जीन्स आप पहनते होगे, सिंपल सा ऑप्शन है ना। वही जीन्स मुझे 500 रुपए की मिल सकती है, जीन्स की बात कर रहा हूं, कंपनी की बात नहीं कर रहा। मुझे एक ठीक ठाक जीन्स, पहनने वाली जीन्स, बढ़िया जीन्स जो 1 1.5 2 साल चलेगी, वो 500 रुपए की भी आती है। और एक वैसी ही जीन्स उसी कलर की ऑलमोस्ट सेम बड़े ब्रांड वाली 5,000 की भी आती है, 5,000 की भी आती है। ठीक है, बात समझ आई। जैसे कोई मिडिल क्लास आदमी है, आप बाहर अपनी फैमिली को डिनर कराने लेके जाते हो, आपने जाकर ऑर्डर दिया एक दाल मखनी का। आपने दाल मखनी का नाम सुना होगा, सुना है ना दाल मखनी का नाम, है ना। एक जगह दाल मखनी 120 रुपए की भी है, वो भी टेस्टी है, खाने लायक है, बढ़िया मक्खन डला हुआ, तड़का लगा हुआ, शानदार। वैसे ही वही दाल मखनी कहीं पर 800 रुपए की भी है, और हो सकता है कि टेस्ट खराब हो सकता है कि टेस्ट खराब हो, ये है। तो भारत में क्या है ना, दो पहलू हैं। अगर पैसा खर्च करना है तो पैसा खर्च करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर पैसा नहीं खर्च करना तो चीजों को आराम से भी चलाया जा सकता है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे जो कहते हैं कि भारत के अंदर बहुत महंगाई है, मेरा इस चीज से एग्जैक्टली मानना थोड़ा सा अलग है। मतलब आई डोंट नो क्या मेरे साथ एग्री कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। भारत में एक समय 8% के आसपास, भारत में एक समय 8% के आसपास इन्फ्लेशन थी। अभी इन्फ्लेशन 6% से कम है। तो ये इन्फ्लेशन है जनरल प्राइस के ऊपर। हम कभी इन्फ्लेशन के अंदर महंगे महंगे ब्रांडेड की बात नहीं करते। अब आप मुझे बोलो कि मुझे तो आईफोन ही खरीदना है, आईफोन तो बहुत महंगा है, तो आईफोन महंगी, इंडिया के अंदर महंगाई हो गई है। नहीं, एक एंड्रॉइड फोन 10,000 का भी आता है, 8 का भी आता है। हाउ अबाउट द प्राइस ऑफ फ्यूल? देखो, प्राइस ऑफ फ्यूल इज कंट्रोल्ड मेजरली बाय स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, राइट। अब पेट्रोलियम का या वो मुद्दा यह है कि वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ फ्यूल, वी हैव टू बाय इट फ्रॉम आउटसाइड, वी हैव टू इंपोर्ट, राइट। तो बाहर क्या प्राइस उथल पुथल होगा ना, वो उसके अकॉर्डिंग है, तो वो उसके अकॉर्डिंग चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर कोई गरीब इंसान है, अगर कोई गरीब इंसान है भाई, वो फ्यूल खरीद नहीं सक रहा, मत चलाओ गाड़ी, मेट्रो पे जाओ, बस पे जाओ, एवरीथिंग। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इन इंडिया एवरीथिंग इज अवेलेबल, इट डिपेंड्स व्हाट डू यू वांट, इट डिपेंड्स व्हाट यू कैन अफोर्ड। मानो कि आप महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आपको पता है कि आप 10,000 रुपए पेट्रोल पे खर्च कर सकते हो, करो, कौन मना कर रहा है। नहीं कर सकते तो फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लो, मेट्रो से जाओ, सिंपल। ये रियलिटी है, इस पे आप मुझे गाली भी दोगे, मेरा ओपिनियन चेंज नहीं होगा। कह रहे कि सर आप बीजेपी के हो। बीजेपी के मैं कैसा हो सकता हूं? अगर मैं बीजेपी का होता तो मैं यहां खड़ा होता, बैठा होता कहीं रैली रूली में। क्या क्वेश्चन है ये? ठीक है, बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूं। विलेज में मेट्रो नहीं होती तो बेटा विलेज में तो लोग साइकिल भी चलाते हैं, बाइक भी चलाते हैं, स्कूटर भी चलाते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं। जो जो अफोर्ड कर पा रहा है वो चलाता है, सीधी बात है। तो कमाई के साधन भी तो बढ़ रहे हैं। देखो आपका आता हूं मैं एक चीज, ठीक है, नहीं नहीं इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। पता है इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है, रियल प्रॉब्लम, इंडिया की प्रॉब्लम क्या है? इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि जितने लोग कॉलेज पास कर रहे हैं उतनी नौकरियां नहीं है। प्रॉब्लम मेन ये वाली है।
प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप महंगाई हो रही, प्रॉब्लम ये है कि कमाइयां कम हो रही है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जो हम कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं वो नौकरी में डिमांड ही नहीं है। नौकरी करने जाओ कुछ और चाहिए, स्कूल कॉलेज के अंदर कुछ और चाहिए। अच्छा, आप में से कौन कौन चाहता है कि भाई आप दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद, मुंबई ऐसी जगहों पर बड़ी बड़ी शीशे वाली कंपनी के अंदर नौकरी करो? क्या लगता है कितने लोग चाहते होंगे? इंडिया के सब जो जवान लोग हैं चाहते हैं कि हम भी जाएं, बढ़िया शर्ट पैंट पहन के जाएं, बढ़िया एकदम जबरदस्त शीशे की बिल्डिंग हो, सब चाहते हो ना, है ना? हाँ। जैसे ही इंटरव्यू के अंदर बैठोगे, पहला पहला क्वेश्चन होता है कि हेलो मिस्टर राहुल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये एक्सेंट और ये लाइन सुनते ही 80% यूथ का सारा कॉन्फिडेंस वहीं गिर जाता है। क्या होता है? सारा कॉन्फिडेंस वहीं गिर जाता है। ठीक है? किसको नहीं पता हमारे देश में कि जब कोई नौकरी करने जाएगा तो क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर पूछा जाएगा? किसको नहीं पता बात ये वाली कि अगर हमने किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करनी है, जैसे हमारे यहां पर लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, मैनेजर लोग वगैरह, तो उनसे इंग्लिश के अंदर इंटरव्यू होते हैं, है ना? किसको नहीं पता बात ये वाली? सबको पता है ना? अगर पता है तो हमारे गांव के स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंग्लिश क्यों नहीं सिखाई जा रही? इंग्लिश क्यों नहीं सिखाई जा रही? मुद्दा महंगाई का नहीं है, मुद्दा स्किल के मिसमैच का है। मुद्दा स्किल के मिसमैच का है। अब एक बार मुझे ना क्लास के अंदर एक बच्चे ने बोला कि सर आप तो प्राइवेट स्कूल से पढ़े लिखे हो, आप तो इंग्लिश बोल सकते हो। एक रियलिटी बताऊं, 12वीं क्लास तक मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं। 30 रुपए मेरे स्कूल के महीने की फीस थी। हिंदी के अंदर हमें पढ़ाया जाता था। मेरी अपनी एक वो आप ललक लगा लो, या मैं क्यूरियस हूं चीजों को सीखने के लिए, तो मैंने अंग्रेजी अपने आप ही सीख ली, घिसड़ते पिसड़ते, लोगों से बेइज्जतियां करवाते हुए, लोगों से गालियां खाते हुए, जरूरत को समझते हुए क्या किया, चीजों को सीख लिया। प्रैक्टिकलिटी में जीना ज्यादा पसंद करता हूं, ये दुनिया भर की चीजों में पसंद नहीं आता मुझे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारे फंक्शंस हैं। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आएगा आपके लिए कि भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बताइए कि रॉयल कमीशन और इंडियन करेंसी इनमें से किस नाम पे जानी जाती है? बताइए भाई। बता दूंगा। वेरी गुड, राइट आंसर इज हिल्टन यंग कमीशन। राइट आंसर इज हिल्टन यंग कमीशन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए जरा एक बार। अब क्या होता है ना कि आरबीआई का कॉम्पोजिशन है, आरबीआई के कुछ ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, आरबीआई के कुछ ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, और आरबीआई के कुछ नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है? ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं फुल टाइम वाले, ठीक है, जैसे आरबीआई का गवर्नर फुल टाइम होता है, साथ में डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं जो गवर्नर के नीचे काम करते हैं। 4 से ज्यादा गवर्नर नहीं हो सकते, 4 से ज्यादा गवर्नर नहीं हो सकते। ठीक है? नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, 10 डायरेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड करे जाएंगे, ठीक है, और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। ठीक है? 4 डायरेक्टर होंगे जो 4 बोर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, 4 लोकल बोर्ड है आरबीआई के, उनका अपना अपना एक डायरेक्टर है। ठीक है? ये ऑफिशियल है, ये नॉन ऑफिशियल है, इसको रटना पड़ेगा, राइट? अगला क्वेश्चन कि आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? अगला क्वेश्चन कि आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है, यह क्वेश्चन है। बताइए भाई। वेरी गुड, राइट आंसर इज 3 इयर्स इज द करेक्ट आंसर। 3 इयर्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? यहां पर हमारा आरबीआई का चैप्टर खत्म हो जाता है, यहां पर हमारा आरबीआई का चैप्टर खत्म हो जाता है।
ठीक है, कल सेम टाइम पर आपकी क्लास होगी, मिलेंगे 7 बजे, राइट। तो आई थिंक आपको ये जो पूरा चैप्टर हमने किया बैंकिंग वाला, जहां पर हमने पूरे बैंक्स के बारे में पढ़ा, आरबीआई के बारे में पढ़ा, आपको आई थिंक मजा आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे पढ़ाकर बड़ा मजा आया, राइट। आई रियली विश एंड आई रियली होप कि आप पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी कर रहे हो और आप सीरियस हो काफी अपनी पढ़ाई को लेके, ठीक है। तो अभी इस क्लास को यहां पर हम एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी का, मौद्रिक नीति का, जहां पर हम एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा चीजों को समझेंगे, ठीक है। आज मैंने YouTube पर एक क्लास ली है जिसके अंदर मैंने हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs करवाए, ठीक है। उसकी PDF भी आपको मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां आ जाना, या अड्डा की ऐप पर कर दूंगा, कहीं भी कर दूंगा, ठीक है। उस क्लास को जरूर देखिएगा, रात को बैठकर देख लो एक दिन अगर आपको लगता है तो, ठीक। मैंने वो टेलीग्राम में शेयर कर दी है क्लास। उस क्लास में 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, बाकी आपकी मर्जी, राइट। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।